Well, it's a great privilege to be speaking to very senior level of civil servants. I've always wished to do that, and the opportunities are very rare. और ये भी मेरा ख्याल है कि खुशकिस्मती है कि आपके 3 महीने या 6 महीने के कोर्सेज में कोई आध घंटा जो है वो आर्ट्स और कल्चर को भी दिया जाता है। आई थिंक ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे कोई 15-20 मिनट बात कर सकते हैं। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये आर्ट्स पे बड़ा जोर दिया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हर शहर में तकरीबन आर्ट काउंसिल बना रखी है, नेशनल आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इसका नुकसान ये हुआ कि हमारी कल्चर पे तवज्जो ही नहीं गई। हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं कही कि पाकिस्तानी सकाफत क्या है, ये है भी कि नहीं, ये किस पंछी का नाम है। और हमारे लिए, बेशतर पढ़े लिखे शहरी लोगों के लिए, कल्चर का मतलब है नाच गाना, हद पेंटिंग, लेकिन जो उसका असल मफहूम है, जिसका ताल्लुक आप लोगों के साथ है, कल्चर इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। कल्चर इलाकाई जुबानें हैं, कल्चर इलाकाई सकाफत है, कल्चर इलाकाई शायरी है, कल्चर इलाकाई अदब है, कल्चर लिबास हैं, कल्चर दस्तकारियां हैं, कल्चर क्राफ्ट्स हैं, कल्चर लोकल इनिशिएटिव है, कल्चर लोकल एंटरप्राइज है, कल्चर लोकल इंडस्ट्री, कल्चर लोकल इनिशिएटिव है। कल्चर एक बहुत वाइडर चीज है। हमने 70 बरस में इसकी अहमियत को जाना ही नहीं। अब क्योंकि आप मौजूदा दौर में आप कंप्यूटर से वाकिफ हो गए हैं, वो मैंने देखा कि बड़े सीनियर अफसर जो हैं उनकी मेज पे कंप्यूटर तो लगा होता है, लेकिन काम वो फिर भी कागजों पे ही करते हैं। तो आपने देखा है कि कंप्यूटर जो है उसके तमाम तर प्रोग्राम जो हैं वो एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। उस एनवायरनमेंट का नाम है विंडोज। अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाए, वो जनरल कल्चर है, वो जनरल एनवायरनमेंट है जिसमें कंप्यूटर के तमाम प्रोग्राम काम करते हैं। अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाए तो आपका कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा। ना स्प्रेडशीट चलेगी, ना फाइनेंस का प्रोग्राम चलेगा, ना वर्ड प्रोसेसिंग चलेगी, ना डेटा शीट्स चलेंगी, ना डिजाइनिंग का काम चलेगा, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट खराब हो गया है। कल्चर भी ऐसी ही चीज है, हमने इसे समझा नहीं। 70 बरस में हम इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, मैं जानता हूँ बेशतर लोग आप जो बैठे हैं, आप यहाँ पुलिस से हैं या फाइनेंस से हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी की रट लगाते हैं। और हर हुकूमत जब जाती है तो इकोनॉमी एक मजीद गड़े में गिरी होती है। उसकी वजह यह है हमने अपना एनवायरनमेंट खराब कर लिया, हमने कल्चर को अहमियत नहीं दी। अब मैं कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन तो आपको दूंगे नहीं, मेरे पास वक्त ही बहुत थोड़ा है। ये तो अफसोस की बात है कि आप फरीदा खानम को बुला ले और कहें 15 मिनट में बस अपना कॉन्सर्ट खत्म करो। एक तो मौका देते हैं आप बात करने का। मैं तो चाहूंगा कि मैं आपसे 3 घंटे बात करूं, वो भी कम है मेरे लिए, क्योंकि ये वन सिंगल लेक्चर है, वन सिंगल लेक्चर। Sir, Assalamualaikum, sir. This is Shagufta Waris, sir. We have given you 30 minutes for talk. You may जी take आई नो। 40 minutes as well, sir. अच्छा, एनी हाउ, Okay, thank you. प्लीज Shagufta, please stop me when I have to stop. Thank you very much. I realize Okay, that I sir. have 30 to 40 minutes. मैं आपसे कुछ गैर रस्मी बातें करना चाहता हूँ।
क्योंकि मैं कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन ना लाया हूं ना दूंगा अभी आपको। मैं मसलन आपको बताऊं कि आप अदबी की बात कर लें, जो नजीबा आपके पास है, डॉक्टर नजीबा बहुत ही अकम्पलिश्ड हैं और वो बड़ी खूब आपसे अ, इस मौजू पे बात करेंगी। लेकिन आप गौर फरमाएं, मसलन एक हमारे शायर थे बाकी सिद्दीकी, उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वो रिलेटिवली अननोन है, वो पोठोहार से हैं, यहाँ करीबी गांव में रहते थे, गांव के तप्पड़ स्कूल में पढ़े थे, पैसे नहीं थे, बाप मर गया, यतीम हो गए, बहन जो है वो बेवा हो गई, उसके बच्चे भी पालने थे, आगे नहीं पढ़े, लेकिन बहुत पाए के शायर थे। आप और ले लें, एहसान दानिश को ले लें, वो इतने गरीब थे कि वो बाहर स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के कोई किताब पढ़ते थे, कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए। इसके बावजूद वो इतने अच्छे शायर थे, इतने पाए के आलिम थे कि वो हमारे एकेडमीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे नॉमिनेट हुए, और जवानी में वो यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम करते रहे, ईंटें उठाते रहे। आप हफीज जलंधरी को ले लें, छठी जमात में थे तो बाप ने कहा कि क्या ये तुम शायरी वारी करते रहते हो, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। घर से निकल गए, स्टेशन पे कुली हो गए। उसके बाद कई पापड़ बेलते रहे, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में मजदूरी भी की, फिर बाद में कोई कॉपी पेस्टिंग ये वो, इस तरह से वो, किस पाए के वो शायर हैं, कैसे वो शाहनामा इस्लाम, हमारा कौमी तराना, ये अनपढ़ लोग थे। आपकी तो डिग्री नहीं इनके पास, आप नौकरी नहीं देंगे इनको। आपके तो फॉर्मेट्स ऐसे हैं, ये जो हमने निजाम बना रखा है जिसको आप चलाते हैं, इसमें तो अल्लन फकीर के लिए बड़ी कोशिश की थी कि नौकरी लग जाए, तो इनकार हो गया था जी। उसको फराश लगाया गया था, वो कपड़ा लेके मेज साफ करता था। मोहम्मद तुफैल को मैंने कहीं गलती से जियाउल हक साहब के दौर में उनको म्यूजिक डायरेक्टर रख लिया था। ही वाज डिसमिस्ड एंड आई वाज चार्ज शीटेड कि तुमने एक अनपढ़ अंगूठा छाप को नौकरी दे दी। तो सर अनपढ़ अंगूठा छाप तो नुसरत फतेह अली खान भी था, 5 जमातें फेल था, और ये वो नुसरत फतेह अली खान है जिसने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया है कि 70 एम्बेसीज नहीं कर सकी। तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके तमाम तर क्लासिकल मौसीकार अनपढ़ हैं आपकी डिक्शनरी में, वैसे वो पीएचडी से आगे हैं, और मैंने देख लिया पीएचडी की डिग्रियां कैसे पढ़ती हैं आजकल। आई एम एन आई विटनेस, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। और मेरे नीचे 3 पीएचडी काम भी करते रहे, मैंने उनकी कैपेबिलिटी भी देख ली, खत नहीं लिख सकते। और ये वो लोग हैं जो सारी सारी जिंदगी अपनी खर्च करते हैं, उस्ताद के कदमों पे बैठते हैं, मारे खाते हैं, और फिर कहीं जाके ये अपना इल्म और अपना हुनर सीखते हैं। और हमारे मुआशरे में, हमारे दिलों में, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी कदर ही नहीं। आपके उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नजाकत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, कोई नाम ले लीजिए, सब अनपढ़ हैं। पठाना खान, अल्लन फकीर, वो पठाना खान जिसका कलाम सुन के आप सर धमते हैं, मेरा इश्क भी तू मैं कोरा अनपढ़ आदमी। आपके दस्तकार, आपका जो सबसे माहिर दस्तकार है अमीर बख्श, जो नॉर्वे जाता है तो नॉर्वे के
सेंट्रल बाजार में भीड़ लग जाती है उसका फन देखने के लिए, बादशाह आता है देखने के लिए, उसको मुल्क में कोई जानता नहीं है, आप तो कभी भी नहीं नाम जानेंगे उसका। मैं अवार्ड कमेटी में बैठता हूं, मैं जिन लोगों का नाम लेता हूं अवार्ड कमेटी में, एक सिविल सर्वेंट उनका नाम नहीं जानता, लिहाजा मैं अवार्ड नहीं दिला सकता। आपको यकीन आएगा कि इस बार मैंने मिन्नतें की हैं अवार्ड कमेटी की कि आप उस्ताद वाजिद तो आखिरी आदमी है जो ब्लू टाइल बनाता है, एब्सोल्युटली द लास्ट आर्टिजन who knows how to make blue tie। आपके जितने मज़ारात हैं उनकी अगर रिपेयर करनी हो या उनको रिस्टोर करना हो तो आपके पास एक आदमी रह गया, वाजिद। लेकिन वही अवार्ड कमेटी में जो सिविल सर्वेंट्स बैठे होते हैं, सारे सेक्रेटरी आए होते हैं, दे डोंट नो हिम, हाउ डू आई प्लीड फॉर हिम। जैसे उन्होंने एक फॉर्म बनाया, हम पढ़े लिखों ने बनाया, क्वांटिफिकेशन, उसमें सबसे ज्यादा नंबर तालीम के हैं, तो मैं वाजिद को कितने नंबर दूं, बताएं मुझे। ये क्या सिस्टम बनाया हमने बनाया, मैंने और आपने बनाया, आइंदा भी आप बनाएंगे। पाकिस्तान का बेहतरीन फ्रेस्को को करने वाला बंदा, जो डोम पेंटिंग्स आपने देखी हैं, डोम पेंटिंग्स, ये मज़ारात में आप जाएं, मस्जिदों में जाएं, आप डोम देखें, उसको पेंट करना कितना मुश्किल है। बाकिर, मैंने 3 साल रो रो के उसको अवार्ड दिलाया। अगर वो इटली में होता ना तो वहां का माइकल एंजेलो होता, लेकिन उसकी बदकिस्मती वो हमारे यहाँ है। वो हमने ये पॉलिसीज बनाई, हमने ये सिस्टम बनाया। यहाँ किसी बड़े, मैंने डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री को 10 बार मैंने उनको एक लिस्ट बना के दी है, 20 आदमियों की लिस्ट, सिर्फ 6 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने उनसे दरखास्त की है कि खुदा के लिए, ये आखिरी लोग हैं, अपने अपने काम में आखिरी लोग हैं, ये बहुत बड़े घराने के आखिरी चिराग है, आप इनको यूनिवर्सिटीज में एफिलिएट कर लें, इनका कोई काम ना हो, ये या अपना हुनर दिखाएं या अपना गाना सुनाएं, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सका। आई एम अ ह्यूज फेलियर। आपने मेरा सीवी तो पढ़ दिया है ना, तो आपको लगा कि ये बड़ा कामयाब आदमी है, मैं फेल आदमी हूं। I am a massive failure in Pakistan because for 40 long years मैंने यही बातें की हैं, प्रपोजल्स दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सिस्टम ऐसा है, हमने बनाया ये सिस्टम। आपको मालूम है कि हमारे जो बेहतरीन कैलीग्राफिस्ट हैं, हमारा गौहर कलम, ये सरगोदा के एक तपड़ स्कूल में पढ़ा हुआ है। उसने अपना फन जो है वो एक उस्ताद से उसके कदमों पे बैठ के सीखा है। आपको पता है कि उसका फन जो है ब्रिटिश म्यूजियम, जर्मन म्यूजियम, यूरोपियन म्यूजियम में, टर्की में, हर म्यूजियम में परमानेंट डिस्प्ले में लगा हुआ है, और मुल्क में उसे हम जानते नहीं हैं, हमें पता ही नहीं गौहर कलम कौन है। और सिर्फ वो नहीं है, सैकड़ों कैलीग्राफिस्ट हैं जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, चूंकि कंप्यूटर आ गया। आपका जो बेस्ट मिनिचरिस्ट है, सबसे बेहतरीन मिनिचरिस्ट जो है, वो अनपढ़ है। तो पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, ये जो मैं गौहर कलम की बात कर रहा हूं, ये 406 स्टाइल्स हैं कैलीग्राफी के। हम पढ़े लिखों को एक स्टाइल का नहीं पता।
406 styles of calligraphy. तो जब हम अपने अदब, अपने फन को हम जानते ही नहीं। बुल्ले शाह कितना पढ़ा हुआ था, शाह हुसैन कितना पढ़ा हुआ था, बाबा फरीद बुल्ले वो कितना पढ़े हुए थे। वो आपके पास नौकरी लेने आते तो आप उनको नौकरी नहीं देते। तो अर्ज ये है कि आपको पता है, मैं इसी रॉ में आप भी आप और अर्ज करूं, हमारे पास मुगल आर्किटेक्चर में 36 आर्किटेक्चरल क्राफ्ट थे। 36 मार्बल एंटाजिया, ब्रिकलेइंग। हमारे मजदूर मेसन जो थे वो 100 किस्म की ब्रिकलेइंग कर लेते थे। अब नहीं आती किसी को। अब तो किसी को कहे निशे बना दो, ताक बना दो, तो नहीं बना सकते। और ये वो बंदे थे फ्रेस्को करने वाले, ब्रिक कैलीग्राफी करते थे। एक ईंट लेते थे, ऐसे खड़ी करते थे, और कोई औजार नहीं था इनके हाथ में, एक तेसी, उसको यूं मारते थे और ला इलाहा इल्लल्लाह लिख देते थे। आप जाएं कदीम इमारतों पे दरवाजे पे ब्रिक कैलीग्राफी, आज कोई करेगा? हमने 36 के 36 फनून मार दिए। हाउ सैड। आपको पता है, मैंने केडीए को, एलडीए को, सीडीए को इन मास्टर आर्टिजन्स की लिस्ट बना के भेजी। अब तो मर गए सारे, या दुबई चले गए, आम मजदूरी करते हैं, पेट पाल। वो जो बंदा जिसने शीश महल बनाया है लाहौर फोर्ट में, वो आपके ख्याल में मर गया? वो मरा नहीं है। उसकी पूरी फैमिली मुल्तान में रहती है। उसके पास काम नहीं, ना एलडीए काम देता है, ना सीडीए देता है, ना केडीए देता है। मैंने लिस्ट बना के भेजी उनको कई बार कि इनसे काम लो, और कुछ नहीं तो असेंबली के बाहर जो कैलीग्राफी करनी वही इनसे करा लो। नहीं। तो when we are so negligent towards our heritage, towards ourselves, what future do we have? What are we building? What are we planning? आप लोग जिनका प्लानिंग के साथ ताल्लुक है, अगर मैं प्लानिंग करूं और मुझे अपने मुल्क का पता ही ना हो तो मैं क्या प्लानिंग करूंगा? 70 साल में क्या प्लानिंग की है? परहैप्स यहाँ चंद फील्ड ऑफिसर बैठे होंगे, वो ये बात शायद मेरी बेहतर समझते हैं, जो डीसी उमरकोट बैठा है, क्योंकि उसका ताल्लुक है फील्ड के साथ। जो डेस्क पे बैठे हैं वो तो ये बात समझ ही नहीं सकते। अर्ज ये है, छोड़ दें आप आर्किटेक्चरल आर्ट, छोड़ दें। आपको पता है, हमने अपने सारे मौसीकी के साज मार डाले हैं, मर गए सब। मैं नाम गिनवाऊं? बेशतर लोगों को नाम भी नहीं आते होंगे। ताशा मर गया, मृदंगम मर गई, वीणा मर गई, हर किस्म की वीणा मर गई। विचित्र वीणा मर गई, रुद्र वीणा मर गई, शुद्र वीणा मर गई, कई किस्म की वीणाएं थी, सब मर गई। इसराज मर गया, नाम नहीं सुना होगा आपने कभी। ये सारंगी और सितार का इंतजार था। सरोद एक बंदा बजाता है, एक बंदा। वो मुल्क छोड़ गया, वो डेनमार्क में बैठा है, गोरों के साथ बजाता है। सारंगी एक आखिरी बंदा बजाता है। अब हिंदुस्तान में बजती है, पाकिस्तान में नहीं बजती। सितार चंद लोग बजाते हैं, 2-3। जो हमारा बेहतरीन सितार बजाने वाला है वो मुल्क छोड़ गया, वो जर्मनी में बैठा है।
Who is responsible? Who is responsible? नौबत, नकारा, शहनाई मर गई। अफसोस की बात यह है, बहुत बड़े अफसोस की बात यह है कि ये हिंदुओं के साथ नहीं है। और सर, ये हिंदुओं ने नहीं बनाए थे, ये हम मुसलमानों ने दिए थे। इनके नामों से जाहिर है कि ये हमारे साथ है। सारंगी, ये हिंदी का लफ्ज है। सा का मतलब 100 और रंगी का मतलब रंग। से तार, ये हिंदी का लफ्ज है। तबला, ये हिंदी का लफ्ज, ये तबल से निकला है, ये अरबिक लफ्ज है। हर साज का नाम बताता है कि वो मुसलमानों की देन है। लाए ना मेरे सामने कोई हिंदुस्तान का बंदा, तो मैं उसको समझाऊं कि मृदंगम और विचित्र वीणा के अलावा कोई एक साज नहीं है जो तुमने बनाया हो, जो हमने दिया तुम्हें। शहनाई, ये हिंदी का लफ्ज है। इसको छोड़ दे, ये मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन थी। आपको मालूम है कि जितने क्लासिकल घराने हैं हिंदुस्तान के, बेशतर मुसलमान उसके मुजिद हैं। किराना घराना मुसलमान, ग्वालियर घराना मुसलमान, पटियाला घराना मुसलमान, शाम 84 घराना मुसलमान, आगरा घराना मुसलमान, दिल्ली घराना मुसलमान। ख्याल, ये हिंदी का लफ्ज है। उनका लफ्ज था ध्रुपद, अब कोई नहीं गाता। हजरत अमीर खुसरो ने ध्रुपद को खत्म करके ख्याल, इनोवेशन, इमेजिनेशन हमने दिया है। आज सारे हिंदुस्तान में ख्याल गाया जाता है, मुसलमानों की देन है। तो अर्ज ये है सर, पहली बात तो मैंने आपसे ये करनी है कि हमें समझना चाहिए हम लोग उम्मी हैं। एक उम्मी पैगंबर की उम्मी उम्मी उम्मत है। 70% लोग जिनको आप एडमिनिस्टर करते हैं वो उम्मी हैं, उम्मी। और जब तक आपके दिल में उम्मी, ओरल ट्रेडिशन, अंग्रेजी में लफ्ज लूंगा तो इज्जत आ जाएगी, आप उसको उम्मी ना कहें, ओरल ट्रेडिशन। अब बुनियादी कल्चर जो है वो अनरिटन है। वी आर एन ओरल कल्चर। इसमें कमतर नहीं। मैं तो किसी दिन रखे, एक लेक्चर रखे, मैं आपको ओरल ट्रेडिशन बताऊं होती क्या है और इसका क्या ताल्लुक है तहजीब के साथ। रिटर्न कल्चर तो इंफीरियर कल्चर है, ये तो मजबूरी में आया था। वी आर एन ओरल ट्रेडिशन। चूंकि हम ओरल ट्रेडिशन है तो आज भी रसूल की सुन्नत जो है वो कायम है, किताबों से तो नहीं। पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि अनपढ़ पाकिस्तान की इज्जत करना सीखें, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नाम पैदा किया है। मैंने, आपने नहीं किया। ये वो लोग हैं, फरीदा खानम, मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, गुलाम अली खान, फरीद, इकबाल बानो, दुनिया में पहचाने जाते हैं। दस्तकार आप नहीं जानते, दुनिया जानती है। गौहर कलम, हमने कुछ नहीं दिया। इसलिए पहला मसला ये है सबसे बड़ा, the civil servants of Pakistan have to learn to respect the unlettered Pakistan. Unless you learn to respect your artisans, your musicians, your skilled workers, your वो बंदा जो
हैदराबाद में रहता है या जो सिंध के इंटीरियर में रहता है, आप क्या समझते हैं वो अनपढ़ है? वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसके पीछे 5,000 साल की सिविलाइजेशन है। आपके पीछे क्या है? एक यूनिवर्सिटी की डिग्री रट्टा लगा के ली हुई। तो जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे अपने अनपढ़ पाकिस्तानियों की, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। Why is it, you ask yourself, why is it that literacy is a failure in Pakistan? झूठ बोलती है हुकूमत, इतने बंदे बंदे हमने पढ़ा लिए। नहीं पढ़ाए। अभी तो आपके पीएचडी अनपढ़ हैं। मैंने देखा है यूनिवर्सिटियों में कैसे पीएचडी बांटी जा रही। मैंने देखा है कैसे सियासतदानों ने झूठी डिग्रियां ले ली। तो किस इल्म की बात कर रहे हैं आप? इल्म तो इन लोगों के हाथ में है, हुनर तो इन लोगों के हाथ में। तो पहला काम तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी समझें कि ओरल ट्रेडिशन क्या होती है और इसकी इज्जत करना सीखें, और कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि मुआशरे में इन लोगों को भी मकाम मिले, इनको नौकरियां मिलें, ये आपकी सिस्टम में इंटीग्रेट हो, फिर तरक्की होगी, वरना खत्म हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल उसी तरह जैसे 36 मुगलिया फनून मर गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे तकरीबन सारे मौसीकी के साज मर गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तमाम अजीम हुनर, ब्लू टाइल का हुनर, फ्रेस्को का हुनर, ब्रिक मर गए। किसने मारे हैं सर? किसने मारे हैं? मैंने और आपने। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आई एम अ मैसिव फेलियर। मत पढ़े मेरा सीवी, मत सुनाया करे, मेरे दिल में टीस उठती है। आई नो हाउ बिग अ फेलियर आई एम, because my nation does not respond. My nation not respond, does not understand. What arts are we talking of? We are on decline. आप क्या चाहते हैं कि मैं आइए हर निम्स जो है, लाहौर वाला भी है, कराची वाला भी है, पेशावर वाला, यही मौजू मुझे पकड़ा देता है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं एक बड़ी रोमांटिक सी टॉक दूं आपको कि कैसे हारमनी हो रही है, कैसे फनूनों ने क्या कर दिया है, कैसे फन फरोग पा रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा। हम जवाल पे हैं, हमने सब खत्म कर दिया है। And mind you, I'm very sorry to say that the civil services of Pakistan are responsible, because you are the real governors of Pakistan. एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, आप एडमिनिस्टर करते हैं, आप पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये किया हमने 70 साल में। दिस इज व्हाट वी रीप्ड। सर दूसरी बात यह है कि बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं पाकिस्तान पर कल्चर को इग्नोर करने के। हमने अपनी जुबानें मार डाली। आपको पता है पाकिस्तान में कितनी जुबानें बोली जाती थी? 77 थी, अब 54 रह गई। और हैरत अंगेज मुल्क था ये। कुछ जुबानें ऐसी थी जो सिर्फ एक गांव बोलता था, कुछ जुबानें ऐसी थी जो सिर्फ एक वादी में बोली जाती थी। वो ओरल थी, वो तहरीर में नहीं आई थी। हमने उनको बचाने की कोई, हमने तो बड़ी बड़ी जुबानें, ना बलोची को वो हमने तो अपनी मेजर लैंग्वेजेस नहीं डॉक्यूमेंट की, ना शीना, ना बल्ती, ना ख्वार। तो ये किया हमने। इज दिस पाकिस्तान आफ्टर 70 years? मैं तो मर जाऊंगा और 4-5 साल में। What am I taking with me?
one huge vacuum. सर अर्थ यह है, because we neglected Pakistani culture, और शर्माने की बात नहीं है, पाकिस्तानी कल्चर इज रीजनल कल्चर्स। क्यों डरते हैं हम रीजनल कल्चर से? रीजनल कल्चर में कौन सी बात है जिससे डर लगता है? हमने उसको निग्लेक्ट किया तो शरीर लोग जो हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर हम उसको निग्लेक्ट ना करते तो हमारे इलाकाई लोग भी खुश होते, और ये शैतान जो सेपरेशन वाले शैतान है ये भी चुप करके घर बैठ जाते। हमने ना उनकी शायरी प्रमोट की, ना उनका अदब प्रमोट किया। छोटी छोटी तंजीमें लोगों ने, आप भावलपुर जाएं, वहां आपको बज़्म सराइकी बहावलपुर 4 बुढ़े बुढ़े बंदे मेरे जैसे बैठे होंगे, बड़ी कोशिश कर रहे होंगे कि हम सराइकी जुबान को प्रमोट कर लें। हम ख्वाजा फरीद का खजाना वही तो नहीं है, और इतने सराइकी इस कदर शायर हैं सराइकी इलाके में, अनडॉक्यूमेंटेड, तहरीर में नहीं है। किसका कसूर है? हमने अपनी इलाकाई सकाफत खत्म कर दी, हम डर गए। वो किससे डरते हैं? बाबा बुल्ले शाह से डरते हैं, ख्वाजा फरीद से डरते हैं जो लोगों को अजबर याद है, हीर वारिस शाह से डरते हैं। किससे डरते हैं? यही तो वो सकाफतें हैं जो हमारे सूफिया कराम ने सेंची हैं, कंट्रीब्यूट किया है, जिनके फोकलोर में कुरानिक विजन है। हमने तो बल्कि डिसरप्ट किया उन्हें, हमने तो उनका बेड़ा गर्क किया, हमने उनके दिमागों में स्प्लिट किया। तो अर्ज ये है सर कि there have been very dire consequences of Pakistanis neglecting Pakistani culture। अब तो हम उस दर्जे पे आ गए हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा कि जो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बैठा होता है वो बुला के मुझे कहता है, ओ मुफ्ती साहब, उस सर है कोई पाकिस्तानी कल्चर कोई शहर है भी कि नहीं, कि ये कोई चीज है भी कि नहीं। And this is what we have come to. If I have another few minutes, and I'll talk about one more point. अभी तो can you give me 2-3 more minutes? Well, sir. Yes, sir. Sure, sir. Certainly. Okay. The other thing I want to talk to you about is that very unfortunately, एक तो हमने कल्चर को निग्लेक्ट किया, उसकी मार खा रहे हैं हम और खाएंगे, तभी एथिक्स गायब हो गई मुआशरे से। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो सिविल सर्वेंट्स करते हैं, जो हुकूमत करती है, हम हर चीज का स्ट्रक्चरल व्यू लेते हैं, हम फंक्शनल व्यू लेते ही नहीं है। तो क्या हुआ ये, औरतों को स्टेटस देना है, जरूर देना चाहिए, औरतों का स्टैचर बढ़ाना है, औरतों को तालीम देनी है, देना चाहिए। अच्छा कैसे करें? और जी एक वुमेन अफेयर्स डिवीजन बना दो, एक दफ्तर बना दो, उधर एक खातून को डीजी लगा दो, एक किसी मिनिस्ट्री से फालतू जॉइंट सेक्रेटरी जो उसको ट्रांसफर करके बिठा दो, कहीं से 2 डिप्टी सेक्रेटरी ले आओ, दफ्तर बनाओ इस्लामाबाद में, टेलीफोन लगाओ, मेज लगाओ, ये करो, कुर्सी लगाओ, फलां करो, ये करो। आखिर में जो असल काम है, जो फंक्शन है, उसके लिए पैसा ही नहीं। तो what have we done to all our structures? We built structures. आप जाके गवर्नमेंट से पूछे, चोलिस्तान में भी एक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कैमल ब्रीडिंग बनी हुई है।
वो की कर दिए। वो माहरों को सिखाती है, जो 5000 साल से जो ऊंट पालते हैं उनको एक सिविल सर्वेंट जाके सिखाता है ऊंट कैसे पालने हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कैमल ब्रीडिंग, नेशनल एकेडमी फॉर फिल्म डेवलपमेंट हुई, डेवलप हुई, एकेडमी मुक गई। हर काम के लिए पता नहीं क्यों हम सिविल सर्वेंट्स के दिमाग में स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर्स बना बना के आपने सारा कॉम खत्म कर दिए हैं। और ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं? आपने कभी वो पान की दुकान देखी है जिसका किराया ज्यादा हो और बेचने का सामान ही ना हो अंदर? आपका हर दफ्तर, आपका हर स्ट्रक्चर इज फंक्शनली जीरो बिकॉज दे हैव नो बजट। जो बजट आता है तनख्वाहों पे लग जाता है। स्ट्रक्चर पाल रहे हैं हम, 70 साल से आपने स्ट्रक्चर पाले हैं। सर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बॉटलनेक्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक। स्ट्रक्चर से फंक्शन नहीं होता, फंक्शन से स्ट्रक्चर होता है। वो भी तो बंदा था ना जिसने बंगाल में दरख्त के नीचे शांति निकेतन बनाया था। कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इमारत नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। आज वो शांति निकेतन सारी दुनिया में पहचाना जाता है। गोरे आते हैं उसको देखने के लिए, शांति निकेतन। हम पहले स्ट्रक्चर बनाते। इधर आप जाके लाहौर में बात करें ना किसी आर्टिस्ट, वो कहेगा जी पहले आप मुझे एक दफ्तर बना दें। पाकिस्तान नेशनल ऐते, पाकिस्तान भी नाल लगना है हर दफ्तर पे, ते नेशनल भी लगना है। काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, अल्लाह परवरदिगार। मेरा एक गोरा दोस्त है, वो मुझे आके वो इस्लामाबाद 3-4 दिन घूमा। वो कहता है सर आप कोई बीमार लोग हैं, आप हर दफ्तर के बाहर पाकिस्तान नेशनल लिखते हैं। यार हमें पता है ये आपके दफ्तर, आपके मुल्क का दफ्तर है, इससे नीचे आप बात ही नहीं करते। पाकिस्तान नेशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सितार बजाओ, एक दफ्तर बना लीजिए सितार बजाना। नहीं ऑनेस्ट टू गॉड, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये जियाउल हक ने हुक्म किया था कि सितार जो है, वो जियाउल हक साहब बाहर गए थे, उन्होंने देखा रविशंकर के पोस्टर लगे हैं और इंडिया का एम्बेसडर जो है वो रविशंकर को प्रमोट कर रहा है। और गोरे जो है पेरिस में पागल हुए हैं रविशंकर के कॉन्सर्ट के लिए। तो उन्होंने किसी से पूछा कि यार हमारे मुल्क में ये सितार नहीं बजती? तो किसी ने उनको बताया कि हाँ जी बजती है, हम मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने आके एक वो बड़े डायरेक्टिव दिया करते थे। उन्होंने एक डायरेक्टिव नंबर 3443 निकाला कि हमारे मुल्क में सितार की क्वालिटी इंप्रूव की जाए। अब वो हुआ क्या, वो डायरेक्टिव आ गया मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी साहब को भेज दिया, सेक्रेटरी साहब ने जॉइंट सेक्रेटरी को भेज दिया, जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा हो ये तो प्रेसिडेंट डायरेक्टिव है। उसने डिप्टी सेक्रेटरी को बुला के उन्होंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फौरन सब इदारों को भेज दो। उन्होंने सबको भेज दिया, कस्टम वालों को भी भेज दिया, इनकम टैक्स वालों को भी भेज दिया। सब जो दुनिया का दफ्तर था ना उसके नीचे सबको एक परवाना आ गया कि प्रेसिडेंट डायरेक्टिव है कि सितार बजाने की क्वालिटी जो है इंप्रूव की जाए। तो फाइनली बहुत बड़ी मीटिंग हुई। सेक्रेटरी साहब ने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसके पीछे प्रेसिडेंट साहब हैं। ये झूठ नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, मैं किस्सा नहीं सुना रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। आई वॉज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं अकेला कोई डिसीजन लूंगा तो मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी, तो मैं ऐसे करता हूँ सारों को बुला लेता हूँ। बहुत बड़ी मीटिंग हुई कि जनाब सितार बजाने की जो क्वालिटी है वो कैसे इंप्रूव। तो फैसला हुआ कि सर ये काम जो है ये पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का है।
तो डीजीपीएनसी को कहा गया यार तुम ये काम करो, तो डीजीपीएनसी ने कहा वाह जी बिस्मिल्लाह, तो पीछे डायरेक्टिव है प्रेसिडेंट साहब का, इस पे तो पैसे मिले ही मिलेंगे। उन्होंने कहा जी मैं PC1 फॉर्म बनाता हूँ। उन्होंने बनाया PC1 फॉर्म, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सितार बजाओ। इज दिस द वे वी वर्क? तो वो बन गई डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सितार बजाओ। उसके दफ्तर में कागज लग गए, डीजी आ गया, असिस्टेंट डायरेक्टर लग गए, मेजें कुर्सियां आ गई, गाड़ियां खरीदी गई, प्रेसिडेंट का डायरेक्टिव था। ये वाकई हुआ। जब सब हो गया और साल के बाद रिपोर्ट देनी हुई तो उन्होंने कहा यार सितार बजाने वाला तो कोई है ही नहीं, हमने रखा ही नहीं, तो क्या करें? उन्होंने कहा ढूंढो ढूंढो यार, शहर में जाके देखो कोई सितार बजाने वाला जिंदा रह गया। तो एक हमारे खान साहब थे, वो बहरे हो चुके थे और रेडियो से रिटायर हो गए। वो मुंह में सितार ऐसे दबाते थे और उनको जो सुनसनाहट आती थी उससे सुर पहचानते थे। हाथ उनका लरजता था। उनको 1000 रुपया कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे, स्टाफ आर्टिस्ट, सितार बजाने। अब वो बेचारे ना उनके पास कमरा, ना उनके पास मेज, ना उनके पास जगह, ना कोई तबला बजाने वाला, ना कोई कालीन जिसपे बैठ के सितार। वो रोजाना चूड़ हड़पाल से आते थे 3 बसें बदल के, और हर अफसर की मेज पे जाके और उससे डांट खाते थे। और उसे कहते थे, वो अफसर कहता था सर मैं काम कर रहे हैं, जाओ सर, जाएं आप, जाएं सर आप, जा आप, मेरा वक्त मत आए। ये तो this is what we do with everything. So my next appeal to you, and I will close my lecture here. I wish I had more time to speak to you. Well, thank you very much, sir.